ओल्ड इज गोल्ड चैनल के सभी दर्शकों को श्रेया का नमस्कार। दोस्तों, आज का कार्यक्रम हिंदी और उर्दू साहित्य की गद्य एवं पद्य दोनों ही विधाओं पर समान अधिकार रखने वाले एक अति विशिष्ट लेखक पर। एक सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गंगौली गांव में जन्मे ये मशहूर साहित्यकार हैं डॉक्टर राही मासूम रजा। जो बरसों से भुलाया जा रहा है, जो बरसों से भुलाया जा रहा है, वही क्यों अपनी आरंभिक शिक्षा गाजीपुर से पूर्ण करने के उपरांत उच्च शिक्षा के लिए राही साहब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय चले गए और वहीं से उन्होंने तिलिस्मे होशरुबा पर पीएचडी भी की। जो दिल था कुछ हंसी ख्वाबों की नगरी, जो दिल था कुछ हंसी ख्वाबों की नगरी, वो दिल सहरा बनाया जा रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उर्दू के प्रोफेसर रहे राही मासूम रजा को अलीगढ़ से बेहद लगाव था। राही साहब का कहना था कि उनकी 3 माएँ हैं, नफीसा बेगम, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और उनके गांव गंगौली में बहने वाली नदी गंगा। चमकन लागी बदरी ताना मारे रे, ऐसे में फिल्मों के प्रति उन्हें शुरू से ही लगाव था और उनका यही आकर्षण उन्हें मुंबई ले आया। दुर्योधन को महत्वाकांक्षा का रोग है, राधे को निष्ठा का रोग था। वो सब कुछ जानते हुए भी आपके पुत्र दुर्योधन के पक्ष में स्वयं अपने भाइयों के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया। साहित्यिक लेखन की दृष्टि से मुंबई राही साहब के लिए बेहद उपजाऊ रही। यहाँ इन्होंने अनेक उत्कृष्ट कृतियों की रचना की और वे रचनाएं काफी चर्चित भी रही, जैसे टोपी शुक्ला, आधा गांव, कटरा भी आरजू, आम का पेड़, सीन 75, ओस की बूंद इत्यादि। ये 1970 ये किस घावड़ ने बनाई है सर? ये आदमी तो बिल्कुल डफर है। ये मैंने बनाई है। मैं क्षमा चाहता हूँ सर, लेकिन ये गलत है। वो मुझे मालूम है। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि तुम्हें कितना मालूम है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माय बॉय। अगर राही मासूम रजा के फिल्मी लेखन की बात की जाए तो इन्होंने कई फिल्मों के पटकथा और संवाद लेखन के अलावा कुछ फिल्मों के लिए गीत भी लिखे। इंडिया पाकिस्तान हॉकी टेस्ट होने वाला है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? मुझे आज्ञा दीजिए सर। क्यों क्या हुआ? अपने विषय के सिवा दूसरे विषयों के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है सर। मेरे पिताजी ने शिक्षा दी थी कि जवानी काम के लिए होती है, शौक पूरा करने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है। लेकिन आज पता चला कि खेलकूद इत्यादि इत्यादि के बारे में भी ज्ञान आवश्यक है। पिताजी की शिक्षा मिथ्या थी। बिल्कुल नहीं। किसी का दीवाना
का दीवाना, दीवाने तुम हो। तुलसी नहीं, संजोगता। मैं तो बड़ी सौभाग्यवती हूँ, वरना तुलसियों के नसीब में मरने के लिए ये गोद कहाँ। उनकी मौत पर किसी की आंखों में ये आंसू कहाँ। सजना डराती है ये तन्हाई की राहें, आजा तरसती है मेरी प्यासी निगाहें। हो सजना डराती है ये तन्हाई की राहें। वो बैरागी वो मन भावन कब आएगा मोरे आंगन, इतना तो बतलाए रे सखी सखी। ओ सखी चांद अकेला। अरे गोपी काका, कैसी तबीयत है तुम्हारे बाबू की? इस वक्त बदन जरा गर्म है। दिमाग ठंडा हुआ तो बदन गर्म हो गया। कमाल के आदमी है तुम्हारे बाबू। बुखार बहुत तेज तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा तेज तो नहीं है। बुखार भी तो डरता होगा इनसे, तेज कैसे होगा? चांद अकेला जाए सखी, काहे अकेला जाए सखी। मन मोरा घबराए रे सखी सखी। ओ सखी चांद अकेला। फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की के संवाद लेखन के लिए इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मैं नहा ली, आंसू के इस एक बूंद में मेरे लिए यही गंगा जल है। मैं आपकी जिंदगी से नहीं जा रही हूँ कुंवर जी, मैं तो बस संजोगता के रास्ते से हट रही हूँ। कभी मौका मिले तो उसे बताना कि हर वेश्या में एक औरत भी हो। साहित्यिक क्षेत्र में इनके अमूल्य योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी अलंकृत किया। वो कहा करते थे कि मनुष्य को अपने आदर्श और मूंछों का उचित आदर करना चाहिए। मुस्ताश इज द मिरर ऑफ ह्यूमन सोल एंड माइंड। मूंछ तो मन का दर्पण है। लाख रुपए की बात है। बेटा मैं तो कहता हूँ जिसके पास मूंछ नहीं उसके पास मन ही नहीं है। तुम्हें सचमुच एक आदर्श शिक्षा मिली है। जिंदगी को संवारना होगा, दिल में सूरज उतारना होगा, दिल में सूरज उतारना होगा। कोई दवा वगैरह खिलाई कि नहीं? हाँ बेटा, खिलाई। मेरे बाबूजी को होम्योपैथी का बड़ा शौक है, कह रहे थे हाइपेरिकम देने से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं भी लाती हूँ। हाँ अरे नहीं बेटा, काहे को तकलीफ करती हो? अरे वाह, तकलीफ करने के लिए क्या किराए पर आदमी बुलाए जाते हैं? जब मैं बीमार होती हूँ तो सारे बिल्डिंग को इकट्ठा कर लेती हूँ। अरे कोई तबीयत पूछने ही ना आए तो बीमार पड़ने से फायदा ही क्या? कुर्ता इतना छोटा क्यों पहनते हो? सर, मेरे पिताजी कहा करते थे कि कुर्ता तो शरीर के उपरार्ध की लज्जा निवारण के लिए होता है। भारतवर्ष में 30 करोड़ मर्द हैं, उनमें से 10 करोड़ कुर्ता पहनते होंगे। अगर हर आदमी अपना कुर्ता 6 इंच भी छोटा कर ले तो उसमें से जितना कपड़ा बचेगा उससे कितने लोगों की वस्त्र समस्या हल हो सकती है।
अरे बिनती सुन ले तनिक नट खट गोरी मोरी, बिनती सुन ले तनिक नट खट गोरी मोरी, बीच बजरिया न कर जिया चोरी गोरी, बीच बजरिया न कर जिया चोरी गोरी, बिनती। द्रौपदी वस्त्रहरण सभ्यता का वस्त्रहरण था, संस्कृति का वस्त्रहरण था, मर्यादा का वस्त्रहरण था। इसलिए ये दुख अकेले तुम्हारा या तुम 5 पांडव भाइयों ही का दुख नहीं है। यह दुख तो है भूत, वर्तमान और भविष्य का, सारी मानव जाति का। राही साहब को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली B.R. चोकर निर्देशित धारावाहिक महाभारत के संवाद लेखन से। आओ गिरिधर, आओ मधुसूदन। नहीं, आज मैं तुम्हें देवकी नंदन कहूंगी। आओ देवकी नंदन। आप जिस भी नाम से पुकारेंगी माता, मैं बोलूंगा। मानव जाति के इस समुद्र में तुम तो केवल एक बूंद हो पार्थ, केवल एक बूंद। और कोई बूंद सागर के दायित्व का बोझ नहीं उठा सकती। वो चाहे दुख हो या सुख, अपने भाग से अधिक नहीं लेना चाहिए पार्थ। वासुदेव कृष्ण, इस युद्ध का उत्तरदायित्व तुम्हारा है। यदि तुम चाहते तो ये युद्ध न होता, यदि तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे। अवश्य रोक सकता था माते, अवश्य रोक सकता था, किंतु ये युद्ध आवश्यक था माता। हे माता, सोचा था कि आज्ञा लेने से पहले चरण स्पर्श करूंगा, किंतु अब चरण स्पर्श करके मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालना चाहता। क्योंकि जो अब मैंने चरण स्पर्श किया माते, तो आप आशीर्वाद देने के लिए विवश हो जाएंगी। अपनी लेखनी से साहित्य जगत को समृद्ध करने वाले डॉक्टर राही मासूम रजा 15 मार्च 1992 को इस संसार को अलविदा कह गए। हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा चांद। हम तो है परदेश में, देश में निकला होगा चांद। जिन आँखों में काजल बनकर तेरी काली रात हो, जिन आँखों में काजल बनकर तेरी काली रात हो, उन आँखों में आंसू का एक कतरा होगा चाँद हो। हम तो है परदेश में, देश में निकला हो।